नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। और वो चैप्टर है बहुपद, ठीक है। बहुपद, ध्यान दीजिए, बहुपद को हम इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल। तो आज हमें इस पूरे पोलिनोमियल पर बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानने से पहले हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, पहले उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो पहला बिंदु मेरा है चर के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि चर क्या होता है। और दूसरा जानेंगे कि अचर क्या होता है। चर और अचर। और दूसरा बिंदु है पद, ठीक है। उसी तरह से तीसरे बिंदु पर चर्चा करेंगे व्यंजक के बारे में। फिर बात करेंगे हम समीकरण के, ठीक है। घात के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके गुणांक के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे शून्यक के, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ हमें और चर्चा करनी है, ठीक है, वो यही बहुपद की पहचान, ठीक है। बहुपद की पहचान। देखिए, इन सारे बिंदुओं पर हमें चर्चा करना है, ठीक है। और पूरे अच्छा से समझेंगे इसको ताकि हमें कोई दिक्कत बाद में ना हो, ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि पोलिनोमियल क्या है, ठीक है, और पोलिनोमियल किसे कहते हैं। एक्चुअल में पोलिनोमियल दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। पोलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं बहुपद, ठीक है। थोड़ा बहुत इंग्लिश भी हम लोग जानेंगे ताकि दिक्कत ना हो बाद में, ठीक है, किसी प्रकार का। तो पोलिनोमियल एक्चुअल में दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो पहला है पोली, ठीक है, अजोर नोमियल। देखिए, पोली की अगर बात करें तो पोली का एक और मीनिंग होता है मेनी, ठीक है। इसका क्या मीनिंग होता है, मेनी। और नोमियल का क्या मीनिंग होता है। नोमियल का एग्जैक्ट कोई सेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको हम टर्म के सेंस में ले सकते हैं, ठीक है, टर्म। और मेनी को हिंदी में कहते हैं बहुत, ठीक है, आपको पता है, बहुत। और टर्म को हिंदी में कहते हैं पद। तो अगर हम दोनों को जोड़ देंगे, बहुत और पद को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर बन जाता है बहुपद। ध्यान दीजिए कि बहुपद किसे कहेंगे। तो देखिए, एक से अधिक पद को हम बहुपद कहेंगे, ठीक है। एक से अधिक पद को बहुपद बोलेंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल मेरा हो जाएगा, जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4x² प्लस 9x इक्वल टू 4x² प्लस 9x प्लस 8, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, एक पोलिनोमियल है। क्या है, पोलिनोमियल है, ठीक है। तो इसमें कुल पदों की संख्या कितना है, देखिए, एक पद, दो पद और तीन पद। इसमें कुल पदों की संख्या कितना है, तीन है। कुल पदों की संख्या कितना है, तीन है। और कैसे है तो इसको जानिए। देखिए, 4x² मेरा क्या है, 4x², ये मेरा पहला पद हो गया, ठीक है। और 9x जो है मेरा क्या हो गया, 9x मेरा हो गया दूसरा पद। दूसरा पद है, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 8, ठीक है। तो 8 मेरा क्या है, तीसरा पद है, तीसरा पद। तो इस तरह से कुल पदों की संख्या कितना होगी, देखिए, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, यानी कि कुल पदों की संख्या कितना हो गया, कुल पद कितना हो गया, तो कुल पद हो गया 3, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बहुपद, यानी कि एक से अधिक पद को हम बहुपद बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं चर और अचर की, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं चर और अचर, ठीक है। देखिए, चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और अचर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं कांस्टेंट।
ध्यान से समझिए इसको, ठीक है, कांस्टेंट। अब अगर हम चर की बात करें तो सबसे पहला सवाल उठता है कि चर किसे कहते हैं। देखिए, चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना, मतलब उसके मान में परिवर्तन होना। तो मतलब कोई ऐसा मान जिसके मान कोई फिक्स्ड नहीं हो, जिसका मान हमेशा बदलता रहता हो, ठीक है, जिसके मान का कोई ठीक ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं चर, ठीक है। जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है ABCD का, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल यानी कि चर, चर पद, ठीक है। ऐसा क्यों बोलेंगे? तो देखिए, ऐसा इसलिए बोलेंगे, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक्स है, ठीक है, तो उस एक्स का मान हमको एग्जैक्ट पता नहीं है। एक्स का मान 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, यानी कुछ भी मान हो सकता है। उसके मान का कोई ठीक नहीं है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग वेरिएबल, और उसको बोलते हैं हिंदी में चर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको बोलते हैं चर, जिसके मान का कोई ठीक न हो। जैसे कि यहाँ पर हो गया एक्स, वाई, जेड, कुछ भी हो सकता है, और कांस्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं कांस्टेंट की। देखिए, कांस्टेंट को कहते हैं क्या? कांस्टेंट का मतलब हो गया फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, जिसके मान में कोई परिवर्तन न किया जा सके, जिसका मान कभी न बदले, तो उसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। जैसे 5, ठीक है, 10, 2, 8, 7, ये सब क्या है? ये सब है मेरा कांस्टेंट, ठीक है। इसके मान में कभी चेंजिंग नहीं हो सकता है। जैसे कि 5 है, तो 5 को तो आप या हम 5 ही तो कहते हैं, तो ये मेरा क्या है? कांस्टेंट है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब ये 5 कभी भी 6 नहीं हो सकता है। उसी तरह से ये 10 है, ठीक है, तो 10 को भी हम लोग 10 ही कहते हैं। ये कभी 11 नहीं हो सकता है, 12 नहीं हो सकता है, या फिर छोटा नहीं हो सकता है, 12 नहीं हो सकता है, मतलब ये 10 है तो 10 ही रहेगा। 2 क्या है मेरा? देखिए, 2 मेरा 2 ही रहेगा, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जितने भी अंक है, ठीक है, उसमें कभी भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। यानी कि 10 है तो 10 ही रहेगा, जो जितना अंक है उतना ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग तीसरे टॉपिक को समझ लेते हैं, बहुपद की पहचान, ठीक है। बहुपद की पहचान। चलिए, देखिए, बहुपद को पहचानने के लिए हाँ एक खास तरीका होता है, ठीक है। हम यहाँ पर कोई बहुपद को ले लेते हैं, ठीक है। इसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, 3x² + 2x + 3। मान लीजिए कि हमारे पास में एक बहुपद है, लेकिन हमें पता नहीं है कि बहुपद है या नहीं है, ठीक है। तो इसको पहचानने के लिए क्या तरीका है? देखिए, चर राशि की घात, ठीक है। चर मतलब क्या? x, ठीक है। चर मतलब x, ठीक है। तो चर राशि की घात हमेशा पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। चर राशि की घात हमेशा पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है, मतलब होल नंबर होता है। होल मतलब पूर्ण संख्या है। और एक होता है प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, ठीक है। और होल संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि होल संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, ठीक है। तो इतना बात हम लोग समझ रहे हैं। क्या समझे अभी तक? देखिए, तो चर राशि की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, होती है। समझ रहे हैं? देखिए, और पूर्ण संख्या क्या होती है? देखिए, तो पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक जाती है। अब अगर हम बात करें इस बहुपद की, तो इस बहुपद में चर राशि की घात कितना है, यानी कि x का घात कितना है? तो देखिए, x का घात तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है। और हमें कहा जा रहा है कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो ये तो मेरा पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद है, बहुपद है। अब अगर हम बात कर लेते हैं 9x² + 5x + 3, तो मेरा क्या है? ये बहुपद है मेरा। तो देखिए, ये भी मेरा बहुपद है, बहुपद है। क्यों? क्योंकि देखिए, चर राशि का जो घात है कितना है? 2 है, और 2 मेरा क्या है? तो पूर्ण संख्या है, यानी कि होल नंबर है, तो उसको क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे, ठीक है। चलिए, अब आप बहुपद पहचान सकते हैं। अच्छा, एक बात हमको बताइए कि अगर मान लेते हैं कि 5x - √13x, क्या ये बहुपद है?
आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि येस या नो, ठीक है, यानी कि ये बहुपद है या नहीं है, आप कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पद की, ठीक है, पद के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पद को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग टर्म, ठीक है, टर्म है। तो हम यहाँ पर कोई बहुपद को ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि 2x³ प्लस 4x माइनस 9, मान लीजिए कि मेरा बहुपद है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इस बहुपद में कुल पद कितना है, तो अब क्या कहेंगे, तो देखिए यहाँ पर कुल पदों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर कुल पद 3 है, ठीक है, यानी कि पहला पद ये हो गया, ये मेरा हो गया दूसरा पद, और ये हो गया मेरा तीसरा पद, ठीक है। तो ये मेरा कुल पदों की संख्या कितना है, 3 है। देखिए अब अगर हम बात करें कि कुल चर पदों की संख्या कितना है, कितना है, कुल चर पदों की संख्या, देखिए कुल चर पदों की संख्या, तो देखिए चर हम लोग इसको बोलते हैं एक्स टर्म को, है कि नहीं। तो कुल चर की पदों की संख्या कितना है, 2 है, ठीक है, एक ये है और एक ये है, इसको बोलेंगे यहाँ पर 2, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि कुल अचर पदों की संख्या कितना है, कुल अचर पदों की संख्या कितना है, तो देखिए अचर पदों की संख्या मेरा एक ही होगा, ठीक है, यानी कि 2 तो मेरा हो गया चर पद, ठीक है, और सिंगल एक हो गया मेरा अचर पद, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, आप समझ रहे हैं पूरा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ टर्म, ठीक है, यानी कि पदों के प्रकार, ठीक है, पद का प्रकार। देखिए एक्चुअल में पद जो होता है यहाँ पर हम लोग 3 प्रकार के पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला पद मेरा क्या है, एकल पद, ठीक है, क्या है, एक पद। अगर इंग्लिश की बात करें तो बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। दूसरा होता है, दूसरा है मेरा द्विपद, ठीक है, द्विपद, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है। और तीसरा पद मेरा है त्रिपद, ठीक है, त्रिपद को बोलते हैं क्यूबिक, क्यूबिक। चलिए तो ये मेरा 3 प्रकार का हो गया, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें एकल पद की एग्जाम्पल की, ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल की अगर इसका बात करें तो एकल पद में एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, देखिए एकल पद में एग्जाम्पल एक पद को लेना है, ठीक है। जैसे कि देखिए आप देखें कि यहाँ पर 2x³ एक पद है मेरा, 4x भी मेरा पद है, 9 भी मेरा एक पद है, ठीक है। तो इससे मेरा क्या है, एक पद है। तो इन तीनों में से कोई भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पद के रूप में हो जाएगा, यानी कि एकल पद में हो जाएगा। जैसे कि यहाँ x भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 3x² भी हो सकता है, 5xy भी हो सकता है, ठीक है। एकल पद कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एकल पद हो गया, मतलब एकल पद होने के लिए चर हो या अचर हो, या अचर हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो उसको हम एकल पद के कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए द्विपद के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए द्विपद में क्या होगा, द्विपद में देखिए 3x + 9, ठीक है, ये मेरा क्या है, द्विपद है, मतलब एक पद है एक पद है, तो द्विपद हो गया, ठीक है। या 3x - 9, ये भी मेरा एक पद हो गया, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आप समझ रहे हैं। अब त्रिपद की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो त्रिपद में देखिए क्या होता है, त्रिपद में ना आप इसमें 3 पद लिखते हैं, ठीक है। त्रिपद में क्या लिखते हैं, 3 पद लिखते हैं। जैसे कि अगर हम 4x² + 3x + 9, ये मेरा क्या हो गया, त्रिपद हो गया, ठीक है। उसी तरह से आप लिख सकते हैं हम 4x² - 3x - 9, ये मेरा क्या हो गया, त्रिपद हो गया। मतलब जिसमें 3 पद हो उसको त्रिपद बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट में। तो देखिए अब हम लोग जान लेते हैं कि बहुपद क्या है, ठीक है। बहुपद, व्यंजक और समीकरण, इन तीनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखिए बहुपद, यहाँ पे देते हैं व्यंजक, ठीक है। बहुपद को बोलते हैं इंग्लिश में पॉलिनोमियल, और व्यंजक को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। और तीसरा में है समीकरण, यानी कि इक्वेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन। और बहुपद बोलते हैं पॉलिनोमियल,
चलिए ध्यान दीजिए कि अगर कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है, 4x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। तो अगर हम आपसे कहें कि क्या एक बहुपद है, तो आप जवाब देंगे कि हाँ है, यानी कि ये बहुपद है, ठीक है। लेकिन यह एक व्यंजक भी है। क्या है? व्यंजक भी है, ठीक है। बहुपद तो है ही, लेकिन व्यंजक भी है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। अगर हम आपको कहें कि 3x⁻1/2 माइनस रूट में अगर हम 15x कर दें प्लस 3, और आपसे हम ये कहें कि क्या यह एक बहुपद है, तो आप कहेंगे कि नहीं, बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने तो बताए थे कि चर राशि की घात हमेशा पूर्ण संख्याएं होती हैं, जबकि यहाँ पर पूर्ण संख्याएं नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा बहुपद नहीं हुआ, तो ये मेरा बहुपद नहीं है, ठीक है। चलिए, लेकिन ये व्यंजक है, ठीक है। क्या है? व्यंजक है। तो अब हमें यहाँ पर ये पता चल गया है कि प्रत्येक बहुपद व्यंजक है, लेकिन कोई भी व्यंजक बहुपद नहीं होगा, ठीक है। यानी कि सभी बहुपद को हम व्यंजक कह सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यंजक को हम बहुपद नहीं कहेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुपद में ना हमको होल नंबर होना चाहिए, यानी कि उसका घात क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, जबकि व्यंजक में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं समीकरण की, ठीक है। तो समीकरण में और इन दोनों में बहुत थोड़ा सा का अंतर है, ठीक है। वो अंतर देखिए क्या है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई समीकरण मेरे पास में है 4x² माइनस 3x प्लस 2, ये मान लीजिए कि मेरे पास में कोई समीकरण है, और इसके अगर बराबर में हम 0 दे देते हैं, ठीक है, तो ये समीकरण का रूप ले लेता है, ठीक है। ये क्या हो गया? अब समीकरण हो गया। अब यह बहुपद नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है, बहुपद नहीं है, ये समीकरण है। बराबर में जब हम 0 देते हैं तो इस समीकरण का रूप ले लेता है, ठीक। बराबर में 0 अगर हटा देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है पूरा, ठीक है। तो चलिए हमने अभी तक क्या पढ़ा है, देखिए प्रत्येक बहुपद व्यंजक हो सकता है, ठीक है, लेकिन प्रत्येक व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता है, ठीक है। जो बहुपद है मेरे पास में, अगर उसके बराबर में हम 0 अगर दे देंगे तो समीकरण हो जाएगा, और अगर 0 को हम हटा देंगे तो मेरा फिर से बहुपद बन जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक मेरा है घात, ठीक है। घात के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए घात को हम लोग कोटि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि। और कोटि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिग्री, डिग्री, ठीक है। तो आज हम लोग डिग्री के बारे में जानेंगे, घात के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि मेरे पास में कोई बहुपद है, ठीक है, यानी कि 3x³ प्लस 4x² प्लस 9x, ठीक है, प्लस 4, ठीक है। ये मान लीजिए कि मेरे पास में कोई बहुपद है। तो अगर हम बात करें इसकी डिग्री की, ठीक है, डिग्री की अगर बात करें तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर, ठीक है। चलिए तो हाईएस्ट पावर जितना होगा उसको हम डिग्री बोलेंगे। जैसे कि अगर इस बहुपद की अगर बात करें तो इस बहुपद में सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है? तो सबसे हाईएस्ट डिग्री मतलब पावर क्या है? 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, तो मेरा डिग्री हो गया, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात कर लें 4x⁻16 प्लस 9x⁻18 प्लस 12x माइनस 4 इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर मेरे पास कोई बहुपद है, ठीक है, तो इस प्रकार से जब कोई बहुपद है तो इस बहुपद की अगर हम डिग्री की बात करें तो कितना होगा? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, तो सबसे हाईएस्ट पावर कितना है? तो देख सकते हैं हाईएस्ट पावर यहाँ पर 18 है, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री लिख देंगे 18, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में बात कर लेते हैं गुणांक के बारे में, ठीक है। क्या चीज़ के बारे में? गुणांक के बारे में। देखिए गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर जान लीजिए कि प्रत्येक पद का अपना एक गुणांक होता है,
ठीक है, क्या होता है, प्रत्येक पद का अपना एक गुणांक होता है। जैसे अगर हम बात करें कोई बहुपद की, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये मेरे पास में कोई बहुपद है, ठीक है। तो इस बहुपद की अगर हम बात करें और आपसे कोई ये कहे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो आप इसको क्या कहेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3। कैसे, तो देखिए ये 3 एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुने एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3 है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक है। चलिए अब अगर आपसे कोई कहे कि एक्स का गुणांक क्या है, ठीक है, यानी कि एक्स का गुणांक की अगर बात करें तो क्या होगा, देखिए ये 4x मेरा कैसे आया, देखिए 4x कैसे आया, 4 गुने एक्स, यानी कि एक्स का गुणांक कितना है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। और जब आपसे ये कहें कि 3 का गुणांक क्या है, तो ध्यान दीजिए कि 3 का गुणांक होता है, 3 का गुणांक हो जाएगा 3, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक मेरा 3 आया, क्यों, क्योंकि एक्स में गुणा किए थे 3 से, तो इसका गुणांक 3 आया। एक्स का गुणांक मेरा कितना है 4, क्योंकि एक्स में गुणा किए थे 4 से, इसलिए इसका गुणांक आ गया था 4। अब अगर हम बात करें 3 का, तो 3 का गुणांक 3 कैसे आएगा, तो देखिए 3 है और इसका एक्स टू द पावर 0 हुआ होगा, इस 3 का गुना एक्स टू द पावर 0 से गुना हुआ होगा, ठीक है, तब जा कर के यहाँ पर आ गया होगा 3 गुने 1, क्योंकि एक्स का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है, और 1 में गुना किए 3 से, तो यहाँ पर आ गया 3, इसीलिए हम बोले कि 3 का गुणांक 3 होगा। अगर 5 का गुणांक कितना होता है, देखिए 5 का गुणांक कितना होगा, देखिए तो 5 का गुणांक हो जाएगा 5, क्यों, क्योंकि देखिए 5 गुने एक्स टू द पावर 0, ठीक है, और आपको पता है कि एक्स टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 5 गुने 1 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 5, तो 5 का गुणांक 5 होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की, ठीक है, स्टैंडर्ड, ठीक है। चलिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब समझिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के सबसे एक नंबर में होगा क्या, रैखिक बहुपद, क्या लिखेंगे, रैखिक बहुपद। देखिए रैखिक बहुपद को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। 2 नंबर में आ जाता है द्विघात बहुपद, ठीक है, और द्विघात बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। चलिए और 3 नंबर में हम लोग जानेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है, यानी कि त्रिघात बहुपद, ठीक है। चलिए तो इन 3 चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, ठीक है। देखिए रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b, ठीक है। ये रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ax प्लस b होता है, ठीक है। और द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान दीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो ये द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है। और त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखिए ax क्यू प्लस bx प्लस cx, bx स्क्वायर हो जाएगा cx प्लस d, ठीक है। तो ये हो गया त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि रैखिक बहुपद में अधिकतम घातों की संख्या कितना होता है, तो अधिकतम घातों की संख्या यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि रैखिक बहुपद में अधिकतम घातों की संख्या 1 होता है, ठीक है। अगर इसके घातों की संख्या 2 कर देंगे तो ये रैखिक बहुपद नहीं होगा, ये हो जाएगा द्विघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात बहुपद में कुल घातों की संख्या कितना होता है, तो देखिए कुल घात इसमें होता है 2, ठीक है।
और त्रिघात बहुपद में कुल घातों की संख्या कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, अब हम एक साथ बात कर लेते हैं घात की और पद की। ठीक है, तो आप जान लीजिए कि अधिकतम घात कितना हो सकता है? अधिकतम घात, ठीक है, और अधिकतम पद। ठीक है, देखिए अगर रैखिक बहुपद की बात करें तो रैखिक बहुपद में अधिकतम घात कितना हो सकता है? देखिए अधिकतम घात इसमें 1 होगा। ठीक है, और अधिकतम पद कितना होगा? तो ध्यान दीजिए अधिकतम पद 2 होगा। ठीक है, एक पद दूसरा पद। ठीक है, अधिकतम पदों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर द्विघात बहुपद की अगर बात करें, ठीक है, तो द्विघात बहुपद में अधिकतम घातों की संख्या कितना होगा? तो अधिकतम घातों की संख्या 2 हो जाएगा। ठीक है, और अधिकतम पदों की संख्या कितना होगा? देखिए एक पद, 2 पद और एक 3 पद, यानी कि अधिकतम पदों की संख्या हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए त्रिघात बहुपद में क्या होगा। देखिए त्रिघात बहुपद में अधिकतम घातों की संख्या कितना है? देखिए 3 है, तो यहाँ पर अधिकतम घातों की संख्या हो जाएगा 3। ठीक है, और कुल पदों की संख्या कितना हो जाएगा? तो देखिए 1 2 3 4, यानी कुल पदों की संख्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे कि देखिए अधिकतम घात 1 आया कब? अधिकतम पद जब 2 था तो घात 1 आया। देखिए अधिकतम पद 3 था तो घात 2 आया, अधिकतम पद 4 था तो अधिकतम घात 3 आया है। यानी कि देख रहे हैं कि घात जितना है उससे एक पद अधिक है। ठीक है, यानी कि जितना पद है उससे एक कम उसका घात है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। फिर हम एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि 7x⁵ प्लस 3x⁻³ प्लस 2x प्लस 4। अगर मान लीजिए कि मेरे पास में कोई बहुपद है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि इसमें कुल घात कितना है, यानी कि घातों की अधिकतम संख्या कितना है? तो घातों की अधिकतम संख्या है 5। ठीक है, और कुल टर्म कितना है? कुल टर्म, तो देखिए कुल टर्म है 4। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर क्या देखे थे कि अगर अधिकतम पद 2 है तो उसका घात 1 था, अधिकतम पद 3 है तो उसका घात 2 था, अधिकतम पद 4 है तो उसका घात 3 है, यानी कि कुल पदों से, यानी कि जितना पद था उससे एक कम घात था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर घातों की संख्या कितना है? 5 है, और टर्म की संख्या कितना है? यानी कि पद, तो ये मेरा पद है तो पदों की संख्या है 4। ठीक है, तो यह बहुपद जो है एक सीरीज में नहीं है, मतलब एक श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि 5 है यहाँ पर, यानी कि घात कितना है? 5, तो 5 के बाद हमको 4 होना चाहिए था, जबकि 4 नहीं है, 3 है। ठीक है, 3 के बाद फिर 2 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर 1 दिया है। ठीक है, तो देखिए इसको समझिए पहले, 7x⁵ है प्लस यहाँ पर कुछ ना कुछ मिसिंग है। ठीक है, तो मिसिंग कैसे हो गया? देखिए 0 में गुना किए होंगे x⁴ से। ठीक है, इसलिए इसका वैल्यू 0 हो गया होगा, तो यहाँ पर उसको छोड़ दिया गया होगा। ठीक है, प्लस 3x⁴ है प्लस, देखिए 3 के बाद में 2 होना चाहिए था ना, लेकिन 2 तो है नहीं, यानी कि मिसिंग है, तो हो जाएगा यहाँ पर x⁴। ठीक है, प्लस 2x हो जाएगा प्लस 4। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुल पदों की संख्या कितना है? देखिए 1 2 3 4 5 6, कुल पदों की संख्या 6, और सबसे अधिकतम घात कितना है? तो 5 है। ठीक है, और अधिकतम पदों की संख्या कितना है? तो 6 है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इस चीज़ को नहीं लिखा गया है। ठीक है, देखिए इस चीज़ को नहीं लिखा गया है, मतलब मिसिंग हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मिसिंग होने का कारण ये है कि यहाँ पर जो है 0 हुआ होगा। ठीक है, फिर x⁴ से हम 0 में गुना किए होंगे तो इसका वैल्यू पूरा 0 हो गया होगा। ठीक है, इसीलिए इसको यहाँ पर छोड़ दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं शून्यक की। ठीक है, शून्यक, देखिए शून्यक में क्या होता है? इसको शून्यक को इंग्लिश में बोलते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 3x + 9 ये मेरे पास में कोई बहुपद दिया है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करिए। ठीक है, शून्यक हमें निकालना है, तो शून्यक कैसे निकालेंगे? तो देखिए शून्यक का मतलब होता है कि x का मान कितना रखा जाए कि पूरे वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है,
इसका मतलब क्या हो गया कि इस x का मान कितना रखा जाए कि पूरे का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, देखिए तो इसको निकालने के लिए ना, यानी कि x का कितना मान रखे इसको पता करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए 3x प्लस बराबर इधर में कर दें 9 माइनस में। अब यहाँ से हम निकालेंगे x बराबर कितना जाएगा, -9/3, 3 तिहाई 9, यानी कि x बराबर कितना गया, -3। यानी कि जब आप x का मान रखेंगे -3, पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें इस सारे टॉपिक को हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, और इसके कुछ फार्मूले भी है, तो हम आपको नेक्स्ट की वीडियो में फार्मूला पर चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।